मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के 3D पोर्शन पर। ये कह सकते हैं हम इसे 3D ज्योमेट्री और एनडीए एंड सीडीएस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए एंड सीडीएस के लिए 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री। तो देखिए 3D ज्योमेट्री में मैं आपको ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स उसमें कंप्लीट करा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि 3D ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो देखिए अभी तक जो हम बात कर चुके हैं 3D ज्योमेट्री में, वो हम क्या क्या बात कर चुके हैं, हम इसका बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हम इसकी समझ चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर हम बात कर चुके हैं। 3D फिगर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं, इससे संबंधित मैंने एक क्लास आपकी ली होगी स्टार्टिंग। और आज मैं स्टार्ट करूँगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा कि 3D ज्योमेट्री किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको चीज़ों को, तभी आप समझ पाएंगे। एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब तक हम इसका थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर, इसमें थोड़ा सा जो हमें नीड है जिन चीज़ों की, उसकी बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा और थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा। अगर आप ये दो चीज़ें कर पा रहे हैं इस टॉपिक में तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि ये देखिए 3D लिखा हुआ है, 3 डायमेंशन। इसका मतलब है 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पे तीनों होंगी, है ना, यही मतलब होता है 3D का। और अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3D की, तो ये अपने आप में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो फाइनली हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से एक्स और वाई पर 3D को पढ़ेंगे, है ना। एक्स वाई हमने पढ़ा है ना। और यहाँ पे ये मान लीजिए जेड है, तो मैं ये ओरिजिन मान के चल रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, एक्स वाई और जेड पर जितने भी फिगर ड्रॉ होंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं, है ना। आई कैप, जे कैप और के कैप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है ये आई कैप, जे कैप, के कैप? और ये जो हमने देखा एक्स वाई जेड, ये एक जेड जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली में ऐसी नहीं होगी, है ना, ये सामने की तरफ होती है। क्लियर? तो ये एक तरह से हवा में पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको ऐसे 2D फिगर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ और उसी के बेसिस पर हमें सारी चीज़ें समझें।
तो चलिए ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ और इसको समझते हैं। Distance of point P from xy plane mod z, distance from point P, distance of point P from yz plane distance of point P from xz plane ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग अगर समझते हैं कि ये क्या मैंने फिगर आपके सामने ड्रॉ किया है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे यहाँ पे आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी कोऑर्डिनेट प्लेन से हमें बतानी है ना, इसमें दो तरह की डिस्टेंस आपसे पूछेगा हमेशा। पहला आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ एक्सिस, है ना, जिसकी बात हम अगले पॉइंट पे करेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से पॉइंट की दूरी को कैसे निकालते हैं,
ये एक अलग पॉइंट है अपने आप में, है ना। लेकिन यहाँ पे हम एक्सिस से दूरी नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर प्लेन से डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेन से डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। तो देखिए प्लेन से डिस्टेंस को चेक करने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P। अब इस P का डिस्टेंस मुझे चेक करना है ना, P का डिस्टेंस मुझे चेक करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, अगर मुझे बताना हो डिस्टेंस फ्रॉम अ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्स वाई प्लेन कौन सा है। देखिए एक्स वाई प्लेन ये वाला है, ये वाला दिखा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बतानी है ना, फ्रॉम डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये बताइए इस पॉइंट का यहाँ से, देखिए यहाँ से ये जो दूरी है ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाली दूरी, यही दूरी तो होगी हमारी भाई, ये जो डिस्टेंस है। आप ऐसे सोचिए ना, देखिए ये पॉइंट आप यहाँ मत मिला देना, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इस प्लेन पर है, और इस प्लेन पर अगर ये पॉइंट होगा तो ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये ऐसे एक प्लेन होगा और इस पर ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो ये जो दूरी है ये है कितनी, जेड। तो हम इसको लिख रहे हैं मॉड जेड। तो देखिए अगर मैं एक्स वाई प्लेन से दूरी निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, मॉड जेड। वही अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन निकालूँ तो मॉड एक्स हो जाएगी। और वही अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन से निकालूँ तो मॉड वाई हो जाएगा। तो देखिए वाई, मॉड वाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ ये वाले प्लेन की, देखिए ये वाला प्लेन क्या है, ये वाले प्लेन की बात करें अगर हम, ये वाला देखिए, तो ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड है क्या, है ना। ये जो प्लेन है ये क्या है, ये वाई जेड होगा। देखिए वाई में है और जेड में है, ये लाइन क्या हो जाएगी, जेड। तो अब देखिए वाई जेड में क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। वाई जेड में क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, क्योंकि अगर आप देखें इस पॉइंट की यहाँ से, ये देखिए ये पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इसकी दूरी जो होगी ये देखिए एक्स है क्या, देखिए ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है एक्चुअली में ऐसे होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा मॉड एक्स, ये हो जाएगा मॉड एक्स। तो इस तरीके से एक प्लेन नीचे भी बन जाएगा और वो हो जाएगा हमारा जेड एक्स प्लेन। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि अगर कभी भी आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट निकालना हो फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, इसको डायरेक्ट याद रखा जा सकता है कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन से निकालना है तो मॉड जेड हो जाएगा, वाई जेड से निकालना है तो मॉड एक्स हो जाएगा, और अगर एक्स वाई से निकालना है तो मॉड जेड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे देखिए 3 डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, तो अगर एक्स वाई यहाँ लिखा है तो यहाँ जेड आएगा, यहाँ वाई जेड लिखा है तो यहाँ एक्स आएगा। तो इस तरह से ये आराम से याद रखे जा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए फिर आगे बात करते हैं, समझते हैं कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को। देखिए जैसे ही मैंने आपको बता रहा था कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from coordinate axis. देखिए ये क्या होती है, पी ए, मैं लिख देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। देखिए एक्स वाई और जेड। अब आप बताइए मुझे, पॉइंट पी यहाँ पे था, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। अब आप सोच के देखिए, मुझे बताना है कि पी ए कितना होगा, है ना, मुझे बताना है पी ए कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए बी सी हैं ये क्या है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है और इसको हम ए बोलेंगे, ये वाई एक्सिस पर है इसको हम बी बोलेंगे, और ये जेड पर है तो इसको हम सी बोलेंगे। तो मुझे पी ए निकालना है, मतलब डिस्टेंस बताना है मुझे, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी है, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और क्या है, जेड है। तो आप बताइए अगर मुझे यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है तो मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूंगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बात की जाए, ये देखिए y है ना, ये y है और ये z, ये z। अब मुझे ये निकालना है। तो इतना तो आप समझते होंगे कि ये जो पॉइंट, ये जो एंगल है ये कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री। बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो देखिए मैं क्या निकालूंगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करूँगा। अगर मुझे ये निकालना है पी ए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पी ए निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया। और तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया यहाँ से, क्लियर। अच्छा, वैसे ही मैं पी भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए अब इसको बार बार हमें लिखना नहीं है उस तरह से। पी भी कैसे निकल के आएगा, पी भी हो जाएगी ये वाली लेंथ, ये पी भी, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये वाली लेंथ क्या है, वाई, सॉरी एक्स, ये जेड है, ये क्या है, जेड है। तो बताइए ये क्या आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा पी बी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले जो आ रहे हैं पी ए, पी बी और पी सी की,
ये हमारे पास कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं पी ए ले रहा हूँ, पी ए ले रहा हूँ तो ए एक्स पर है, तो यहाँ पे एक्स देखिए गायब है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हैं। अगर पी बी ले रहे हैं तो बी यहाँ पे वाई एक्सेस पर है, तो वाई वाला हम जीरो कर देंगे, मतलब कि जेड और एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ऑल यू आर कंफर्टेबल विद दिस, और आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग और इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाएंगे और बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ A and B are foot of perpendicular from (374) on the plane, and YZ plane respectively. Then find the length of AB. Find the length of AB.
ये बताना है। तो देखिए फिगर इसका मैंने आपको बताया, जैसे फिगर अभी तक बनाए हैं वैसे ही बनेंगे। ये पॉइंट P यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये A है और ये पॉइंट B है। क्या बोला गया? इफ AB आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 7 ऑन XY प्लेन। देखिए XY प्लेन की अगर बात करना है तो XY प्लेन कौन सा होगा, है ना? XY प्लेन एंड YZ प्लेन, ओके। XY प्लेन और YZ प्लेन दोनों आपको बनाने हैं। XY प्लेन और YZ प्लेन दोनों आपको बनाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ A एंड B आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 7 4। तो देखिए A और B दो पॉइंट है जो कि पॉइंट P से, जो कि पॉइंट P के फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये जो A और B है ये कहाँ पर स्टेब्लिश है इसके बारे में बताया गया है। बोला गया है कि जो A है वो XY प्लेन पर है, तो एक तरह से XY प्लेन ये वाला है, ये XY प्लेन है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये वाला पॉइंट, ये मैं आपको अभी बता चुका। तो ये हो जाएगा A, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला जो प्लेन है आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो प्लेन है ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन होगा? YZ होगा। ये है YZ प्लेन, ठीक, YZ प्लेन। तो YZ प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला है। अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो आप देखिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये मुझे बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो अब आप पहले ये देखिए कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप बताइए ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये तो होती है Z, और अगर मैं Z यहाँ पे अगर मैं केवल यहीं रुक गया तो Z में चलूंगा ही, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 7, 0, ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर मिलेगा मुझे, ये मुझे कहाँ पर मिलेगा बताइए। ये किस पर है? YZ पर है। अच्छा बताइए यहाँ पे Z 0 है, यहाँ पे X 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं Y चला Z चला, X पे तो मैं चला ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 0, 7, 4, इस तरह से ये आएगा। क्लियर? अब मुझे इन दोनों के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो मैं बहुत ही इजीली इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करिए यहाँ पे। तो आप बताइए क्या हो जाएगा ये, अगर मैं AB निकालता हूँ तो आप क्या करेंगे? देखिए 3 - 0, 3 का स्क्वायर प्लस 7 -
7 माइनस 7 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 4 का स्क्वायर। तो आप बताइए ये जो आएगा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया पूरा, ये 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा √25। लेकिन मॉड में आएगा इसलिए हम 5 लेंगे आंसर। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो +5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप आराम से इन सब चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तब तक आप इसे देखिए, कोई डाउट है तो समझ लीजिए। चलिए देखते हैं आगे।
देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो लिखा हुआ है किस तरीके से ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका क्या मीनिंग है इसकी बात करते हैं जरा। लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स विच मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस एंड देयर कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए यहाँ पे जो अपने पास लिखा हुआ है हेडिंग जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, डायरेक्शन एंड कोसाइन। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन एंड कोसाइन है इसका मतलब ही वही है कि डायरेक्शन का मतलब है कि कुछ डायरेक्शन आपको शो करेगा वहाँ पे, मतलब किसी डायरेक्शनल फिगर की बात हो रही है और जो भी डायरेक्शन होगी उसका कॉस लेना पड़ेगा आपको, मतलब कोसाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ, ये देखिए ये एक्सिस है जेड वाई एंड एक्स, जेड वाई एंड एक्स। अब यहाँ पे ये जो एक मैंने वेक्टर लिया है ये वाला, ये जो वेक्टर मैंने लिया है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखिए ये जो वेक्टर है ये सभी जितने भी यहाँ पे एक्सिस हैं सबके साथ कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, सबके साथ कोई ना कोई एंगल ये बना रहा है। तो देखिए अल्फा बना रहा है ये एक्स के साथ, बीटा बना रहा है वाई के साथ और गामा बना रहा है जेड के साथ। तो इनका जो इसका जो मैं बात करूँगा एंगल की, तो मैं जो अल्फा एंगल है उसको कॉस अल्फा लिख रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो कॉस अल्फा होगा, जो वाई के साथ बनाएगा वो कॉस बीटा होगा और जो गामा के साथ बनाएगा जेड के साथ बनाएगा वो कॉस गामा होगा। अच्छा, इसको मुझे बार बार हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ LMN। ठीक है, ये फिक्स है, मतलब ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये मैथमेटिक्स तरीके हैं लिखने के। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी स्टैंडर्ड तरीके जो होते हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरह से लिखें। ठीक है, तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ एंगल्स की, मतलब एक तरह से वेक्टर की, ये जो वेक्टर है इसके प्रोजेक्शन की बात करूँ। ठीक है, पहले इसको नोट करिए।
चलिए बेटा, इसके आगे बात करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, मैं इसके बाद आपको क्या बताने वाला था वो मैं देख लेता हूँ। देखिए, हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं।
देख, तो क्या मैं बताने वाला हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया गया प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरह से इसका इमेज हमें यहाँ पे, देखिए इसका इमेज कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में। और आप देखिए ये एंगल तो 90 होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो आपको ये सब बातें पता होंगी, है ना। ये ओपी जो है ना, ओपी अगर देखा जाए ये एक वेक्टर है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड केवल ये बता रहा है, आई जे के का मतलब केवल ये है कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि जो ये पॉइंट है ये इसकी डायरेक्शंस क्या है। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड निकालें इसको, मैग्नीट्यूड निकालें तो फिर मॉड ओपी ले लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से हम फाइंड निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आर, ये क्या आ जाएगा आर, ये बराबर है, ये इक्वल टू है आर के। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू अगर ऐसे दी गई है एक्स, तो ये होता है एक्स कॉस, ये थीटा है अगर तो थीटा, और ये होता है एक्स साइन थीटा। ये आप सब चीज़ें छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे अगर ये 90 है। तो देखिए ये हो जाएगा, ये वाला जैसे ये मान लीजिए आर है, ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और इसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन इधर जाएगा तो ये जाएगा आर कॉस बीटा। तो इसीलिए देखिए जो x1 है, ये जो x1 है, ये देखिए ये x1 है, ये जो लेंथ है ये x1 है ना। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे x1 लिखा, y0 z0, क्योंकि ये आगे नहीं गया यहाँ से। तो ये जो आएगा ये x1 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस अल्फा। वैसे ही देखिए y1 की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस बीटा। वैसे ही z1 आ जाएगा आर कॉस गामा। अब जब मैं ओपी निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं वैल्यूज रख दूंगा सारी, ओपी निकालूंगा तो इसमें वैल्यू रख दूंगा। तो देखिए आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इस टाइप से ये ऊपर हो जाएगा। जब मैं इसे पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा तो देखिए आपको दो वैल्यू निकल के आएंगी, और वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू देखिए क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक तो आएगा इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, है ना, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए ओपी मैं निकाल चुका हूँ आर, आर स्क्वायर ये तीनों को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से ये 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा रिजल्ट जो आएगा इसमें वो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये आ जाएगा 2। ये 2 कैसे आया देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ कॉस स्क्वायर अल्फा को, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या था 1। तो देखिए ये 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको इधर ले आइए, इसको इधर जाइए, तो देखिए 2 इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो ये दो रिजल्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉस में एक साइन में, ये बोथ रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। और दो रिजल्ट यहाँ पे जो भी आए हैं ये साइन और कॉस में, एक साइन में आया है और एक कॉस में आया है। तो आप इन दोनों को देख लीजिए और हम लोग इनको आराम से निकाल। तो ये प्रोजेक्शन की बात मैंने बात की, प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्लियर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो भी पॉइंट आएगा वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, और हम लोग फिर वहाँ पे एक नए एक तरह से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। और अगली क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे और सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे, वो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपनी जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होगी उसके हिसाब से करिए, या कहीं से भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करिए क्वेश्चंस, वहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, क्वेश्चंस तो लगातार चेंज होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी फिक्स्ड ऑलवेज। तो हम बात करते हैं केवल कॉन्सेप्ट पर और उसी से आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, जितने भी टॉपिक यहाँ पे कराए गए हैं वो थोड़ा सा आप लिंक वाइज, उनका जो लिंक है प्रॉपर उसको देख लीजिए कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक कराया गया है, किसके बाद कौन सी चीज़ पढ़ाई गई। थोड़ा सा सीक्वेंस में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।